शुरू करते हैं इस लेक्चर को इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्यों होती है, इसकी हम अकाउंटिंग में इसको क्यों पढ़ते हैं, तो आज थोड़ा थ्योरेटिकली पोर्शन हम सारा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर इसको जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होंगी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने बेसिक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करनी है इस चैप्टर के हवाले से। असल में डेप्रिसिएशन होती क्यों है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ अपनी जो कीमत है ना उसको लॉस करता है। जो चीज़ आप 10 रुपये की आज लोगे, आज से 5-6 साल बाद वो 10 रुपये की दोबारा नहीं बिकेगी, वो 1 रुपये की बिकेगी या 2 की बिकेगी या 3 की बिकेगी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो भी हम चीज़ ख़रीदते हैं वो वक्त के साथ साथ अपनी कीमत जो है ना वो खोती है। तो इसकी काउंटिंग में इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट असल में आया है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। इसको तो बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन याद रखिएगा हमेशा नॉन करंट एसेट के ऊपर होती है। जिस चीज़ ने हमें 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा देना है, डेप्रिसिएशन हमेशा हम उसकी चार्ज करेंगे। करंट एसेट की डेप्रिसिएशन कभी नहीं होती। और एक याद बात रखिएगा कि डेप्रिसिएशन में ये एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने एक बिल्डिंग बनवाई जिसकी कीमत थी 30 करोड़ रुपए है जी। उस बिल्डिंग ने आपको 50 साल तक फ़ायदा देना है। तो क्या आप उस 50 साल के जो फ़ायदे हैं वो तो 50 साल पर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंस आप है वो आप एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जो है ना 30 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको 30 साल तक फ़ायदा दे रही है तो आप उसके एक्सपेंस को भी 30 साल के ऊपर रिकॉर्ड करो। ठीक है, मतलब अगर 30 करोड़ रुपए है और बिल्डिंग ने आपको 40 साल फ़ायदा देना है तो आप उस एक्सपेंस को भी 40 साल के ऊपर डिवाइड करो। हाँ जी, ये नहीं कि एक ही दफ़ा एक ही अकाउंटिंग पीरियड में 30 करोड़ डाला, वो तो मालिक बेचारे को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है और इसमें हमेशा नॉन करंट एसेट होते हैं। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन के कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को देखेंगे। ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है, जितने भी सालों के लिए हमने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, जितनी भी उसकी यूज़फुल लाइफ होगी। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम देखेंगे और उसमें जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी उसको हम यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो मेथड्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, एक सम ऑफ डिजिट्स मेथड है और एक जो लास्ट में फोर्थ है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। हाँ जी, तो इसको हम बारी बारी जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ी बेसिक टर्म्स सीखनी है कि जो ये क्या क्या होती हैं, जो आगे हमारे लेक्चर्स में यूज़ होनी है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं रेजिडुअल वैल्यू का। रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है कि आज खड़े होके इस बात का अंदाज़ा लगाना कि कल को 5 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद इस एसेट को मैं बेचूंगा तो ये मुझे कितना मुनाफा देगा। ठीक है, कोई भी आपने हायर का एसी ख़रीद लिया, आज आपने 2 लाख रुपए का ख़रीदा और अभी खड़े होके आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ठीक 5 साल बाद ये मेरा 20,000 रुपये का बिकेगा, तो वो आपकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप से मुराद जो भी चीज़ पुरानी होती है हम उसको स्क्रैप कहते हैं, बेचने के लिए जो होती है। तो रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ये साथ हम लिख भी लेते हैं ताकि भूले ना, आप भी नोट कर लें स्क्रैप वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है? इट इज़ एन एस्टिमेटेड अमाउंट दैट अ पर्सन कैन रिसीव एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ क्या, मैंने खड़े होकर अंदाज़ा लगाया कि इस चीज़ को मैंने 5 साल इस्तेमाल करना है, तो 5 साल बाद ये चीज़ कितने की बिकेगी, ये मुझे कितने पैसे देगी बेचने पर, तो उसको हम रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ है। इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इकोनॉमिक लाइफ वो होती है
कि जो आपको मैन्युफैक्चरर बताए। आप ग्री का एसी ख़रीदने गए फैक्ट्री में, उन्होंने आपने कहा जी मुझे एसी चाहिए ग्री का, उन्होंने कहा जी लें 2 लाख रुपए का एसी है। आपने एसी ख़रीद लिया। कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर था बनाने वाला, एसी के बनाने वाले ने कहा कि ये 5 साल तक आपको फ़ायदा दे सकता है। कितने साल तक? 5 साल तक। तो बनाने वाला जो आपको उसकी लाइफ बताए कि भाई ये इतने साल इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। आपने उसको 15 साल इस्तेमाल करना है या 20 साल इस्तेमाल करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ जितने साल तक अच्छे एफिशिएंट तरीके से चल सकती है, आपको वो वाली बताएगा। तो मैन्युफैक्चरर आपको जो लाइफ बताएगा एसेट की, उसको हम इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। इट इज़ द एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट एज़ पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो इकोनॉमिक लाइफ कौन बताता है? हमेशा आपको मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। अब हमने डेप्रिशिएबल किसी चीज़ को डेप्रिशिएट किस लाइफ के ऊपर करवाना है, यूज़फुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ, अभी आपको बताता हूँ मैं। तो इकोनॉमिक लाइफ सिंपल वो जो मैन्युफैक्चरर आपको बताए कि इसको ये कितने साल आपको फ़ायदा देगी। अब बात करते हैं यूज़फुल लाइफ के ऊपर। अब यूज़फुल लाइफ क्या होती है? आपने ग्री का एसी ख़रीद लिया, उसने कहा ठीक है 5 साल चलेगा, आप ले आए घर उसको, ठीक है। आपने खड़े होकर ये अंदाज़ा लगाया यार इस एसी को मैं ना 4 साल इस्तेमाल करूँगा, है 4 साल के बाद इसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूँगा, उसके बाद मैं नया एसी ले आऊँगा। अमीर लोग हैं ना आप, गरीब तो ऐसे नहीं करेगा। एक समझ लें अमीर की एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। उसने कहा जी मैं 4 साल इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद इसको फेंक के नया ले आऊँगा। तो अब जो उसने एस्टिमेट लगाया कि मैं इसको 4 साल इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये यूज़फुल लाइफ है, जो कि कस्टमर ख़ुद डिसाइड करे कि मैंने इस चीज़ को कितनी देर इस्तेमाल करना है। तो आपको मेन डिफरेंस पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमिक लाइफ वो जो आपको मैन्युफैक्चरर बताए, और यूज़फुल लाइफ वो जो आप ख़ुद डिसाइड करो कि मैंने इसको कितना इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं, ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, इसको आपने देखना है। यूज़फुल लाइफ इज़ स्मॉलर देन इकोनॉमिक लाइफ। मतलब जो आपकी यूज़फुल लाइफ है वो इकोनॉमिक लाइफ से कम हो सकती है, बिल्कुल होगी, ऐसा ही होगा। आपकी यूज़फुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर ने अगर 5 साल बताई है, तो आप शायद यूज़फुल लाइफ आप भी ये डिसाइड कर लो कि मैंने भी यार इसको 5 साल ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें कम कैसी होगी इस वाली की सिचुएशन में? इसमें इस तरह होगी कि उसने 5 साल बताया, तो आपने कहा मैंने 3 साल इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आपकी यूज़फुल लाइफ कम होगी फिर। लेकिन ये केस हमेशा कभी भी नहीं होगा, ये वाला आपने याद रखना है कि यूज़फुल लाइफ कभी भी इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक है। आपने अगर देखें आपको पेपर में एक MCQ आ गया कि यूज़फुल लाइफ क्या इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन जब हम उस नॉन करंट एसिड की डेप्रिसिएशन करवाएंगे उसके अंदर कभी भी नहीं हो सकती। मैंने एक वही ग्री की एसी की एग्जांपल लेते हैं। उसने मैन्युफैक्चरर ने मुझे बताया कि ये 5 साल चलेगी। मैंने घर आके एस्टिमेट लगाया कि मैंने इसको 10 साल इस्तेमाल करना है। भाई आप इस्तेमाल जितना मर्ज़ी करो, लेकिन जब इसको आप अकाउंटिंग इसकी करोगे, मीन इसके एक्सपेंस को चार्ज करोगे, तो वो आप कभी इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जैसे फैक्ट्री के अंदर एक मशीन चल रही है, उसकी लाइफ है 20 साल, हाँ जी, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कितने अकाउंटिंग की बेसिस पे करना है? आपने 20 साल तक। उसका नुकसान ये होता है कि अगर एक मशीन है उसकी 20 साल लाइफ है और वो ख़त्म हो गई, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है और फिर भी वो फैक्ट्री के अंदर चलती जा रही है, मुसलसल यूज़ होती जा रही है, तो इसका नुकसान ये होता है कि कभी भी किसी वक्त भी अगर उस मशीन से हादसा हो जाता है और कोई मज़दूर वगैरह 1 2 4 जितने भी अगर जो है ना उनको नुकसान होता है, तो उस वजह से फिर उस कंपनी को पेनल्टी पड़ती है बहुत भारी किस्म की। इसी तरह ये जो हम एरोप्लेन जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, इनकी भी लाइफ होती है। अगर ये अपनी लाइफ से ज़्यादा उड़ें और उसके बाद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसके फिर ये जो है ना काफ़ी जुर्माना देना पड़ता है। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इकोनॉमिक लाइफ अगर जितने बनाने वाले ने आपको बताई है, उससे ज़्यादा आपने चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। आप अपनी तरफ से करते रहें, वो करते रहें, लेकिन जब आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है ना, उसको रिकॉर्ड करना है उसके एक्सपेंस को, तो हमेशा वो कभी भी इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये थी यूज़फुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, जो कि आपको फ़र्क पता चल गया होगा। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू की। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है?
इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं यहाँ पे करके, ये वही 2 लाख का एसी है, ठीक है। ये मैंने ख़रीदा 1 जनवरी को 2020 को, ठीक है। अब 1 साल के बाद इसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है। 4 साल कर लेते हैं, चले 4 साल। तो अब 30 दिसंबर 2021 को मैं इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा 50,000 रुपये। 2 लाख का चौथा हिस्सा मीन इसको 4 साल पे डिवाइड करें तो 50,000 रुपये आएगा। इसका मतलब है कि इसको मैं 4 साल पे जब डिवाइड करूँगा तो मेरा 50,000 रुपये आ जाएगा। इस तरह इसको मैं डेप्रिशिएट करवाऊँगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपने 1 जनवरी 2020 को एसी ख़रीदा था और आज है 30 दिसंबर 2023, तो आपने कितने साल उसको इस्तेमाल किया। 2021 1 साल, 2020 1, 2021 2 और 2023 जो है ना 22, तो 3 साल आपने उस एसी को इस्तेमाल किए। कितने साल, 30 साल। तो 2 लाख था, 2 लाख का जो है ना 3 साल पे अगर डिवाइड करते तो वो बन जाता 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि आज तक 3 साल बाद जब आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपका एसेट जो होगा वो 1.5 लाख रुपए का डेप्रिशिएट हो चुका होगा आपकी अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर, जो आपने रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्सपेंस को। तो इस तरह करके हम करते हैं कि आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है। मीन 4 साल की यूज़फुल लाइफ थी, 2 साल बाद मैंने अंदाज़ा लगाया यार कितनी, इसको मैं पता तो होना कि भाई कितनी डेप्रिशिएट हुई है। तो आपने जब अकाउंटिंग की बुक्स खोली आपको पता लग गया कि भाईजान ये तो 1 साल डेप्रिशिएट हो चुका है और 1 लाख रुपये डेप्रिशिएट हो चुका है और 1 लाख रुपये भी डेप्रिशिएट होना बाकी है। और ये एसेट जो होता है ना, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा एसेट कौन सा होता है आपको पता है, जो कि एक तो एसेट होता है ना, तो उसका जो उल्ट होता है उसको कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं नेट बुक वैल्यू की। हाँ जी, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को हम WDV भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी इसको हम कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं और WDV भी कहते हैं, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, 3 नाम है इसके, आपने याद रखने हैं। नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट और WDV। अच्छा, ये हमें क्या बताएगा अब, ये हमें अब क्या बताएगा। नेट बुक वैल्यू हमें ये बताएगी कि आगे द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट लेफ्ट बिहाइंड, कि कितना अरसा ये होल डेप्रिशिएट होगा। मीन 4 साल की लाइफ थी, 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका तो वो एक्यूमुलेटेड हो गई, और जो 2 साल बकाया है वो है नेट बुक वैल्यू। तो जो बकाया रह गई है उसको हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं, या कैरिंग अमाउंट कहते हैं, या WDV हम उसको कहते हैं। तो ये एसेट नेचर का अकाउंट होता है, ये कॉन्ट्रा एसेट होता है, ये एसेट नेचर का अकाउंट होता है। तो जो मेरा एसेट नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होना बाकी है वो नेट बुक वैल्यू है, और जो आज तक हो चुका है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आपके घर गाड़ी खड़ी होगी, आपने गाड़ी ख़रीदी 2020 मॉडल हैं, आज है 2023, आप अभी खड़े होकर अंदाज़ा लगाएं तो आपकी गाड़ी कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी, 3 साल। 3 साल आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और नेट बुक वैल्यू कि कितना अरसा आगे और अभी डेप्रिशिएट होनी है, जो रह गई है वो नेट बुक वैल्यू, और जो हो चुकी है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसके तरफ से याद रखने हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो आगे जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मसला नहीं होगा। पहला पॉइंट कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज एंड नेट बुक वैल्यू डिक्रीज। अच्छा, ये पॉइंट आपको पढ़ के ही समझ लगी होगी कि क्या कहना चाह रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, के जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो जो हमारा नॉन करंट एसेट होता है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो बढ़ती जाती है, और जो नेट बुक वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। मीन एक एसेट था, उसको मैंने 10 साल यूज़ करना था, अब 2 साल बाद, 2 3 4 5 6 साल बाद, तो क्या हो रहा है कि जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है वो ज़्यादा होती जा रही है, और जितनी रह रही है वो कम होती जा रही है ना। मतलब अभी 10 साल थी तो आज 8 साल डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो पीछे कितनी रह गई है, 2 साल। 1 साल बाद फिर कितनी रहेगी, 1 साल। तो मतलब नेट बुक वैल्यू कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है। तो ये पॉइंट आपको ये सिखा रहा है।
दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ नेट बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आपको सिखानी थी, वो पीछे रह गई, कि आप जब भी जिस भी नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करवाएंगे ना, उसमें से आप माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कौन सी थी कि जो यूज़फुल लाइफ के बाद चीज़ कितने की बिकेगी, कितने का मुनाफा मुझे देगी। तो ज़हरी सी बात है, मैंने उस अमाउंट को तो डेप्रिशिएट नहीं ना करवाना। अगर मैंने एक बिल्डिंग बनवाई है 30 करोड़ रुपए की और 40 साल बाद वो 10 करोड़ की बिकेगी, तो वो 10 करोड़ मैं उसमें से माइनस कर दूंगा कि भाई ये पैसे तो मुझे मिल जाने हैं, इसको मैंने डेप्रिशिएट नहीं करवाना। मैंने जो बकाया 20 करोड़ है मैंने उसको डेप्रिशिएट करवाना है। तो याद रखिएगा, जब 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 40 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो रेजिडुअल वैल्यू जो आपके पास आखिरी नेटबुक वैल्यू आएगी ना, जो रह गई होगी, वो हमेशा आपके पास रेजिडुअल वैल्यू होगी जो आके आपने डिसाइड की होगी, क्योंकि वो आपने उसमें से शुरू में से माइनस कर ली होती है ना, इसीलिए। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ नेटबुक वैल्यू इज़ इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। जब आखिरी लाइफ का आखिरी साल होगा और आखिरी डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर यूजफुल लाइफ ज़ीरो हुई तो वहाँ भी ज़ीरो आएगा, नेटबुक वैल्यू भी आखिरी वाली ज़ीरो होगी। और अगर नेटबुक रेजिडुअल वैल्यू आपने शुरू में 10,000 डिसाइड किया, 20,000, जितने की भी आपने सोचा था कि भाई इतने की ये निकल जाएगी, तो वो अमाउंट हमेशा यूज़फुल लाइफ के एंड पे वही आंसर आएगा जो कि आपने रेजिडुअल वैल्यू डिसाइड की थी। और एंड पे कहता है एसेट इज़ डेप्रिशिएटेड व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। अच्छा, हमने किसी नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट किस तारीख से करवाना है, किस डेट से तारीख करवाना है। आपने घरी का एसी ख़रीद के लाए, घर लाए, आपने जो है ना वो उसको फिटिंग वाले को बुलाया कि यार ये एसी जो है ना फ़िट कर दे, उसने फ़िट कर दिया एसी आपके जो रूम में। उसके बाद अब वो एसी अवेलेबल फॉर यूज़ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो लग गया और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चला रहे क्योंकि सर्दियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अगर जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया तो बस उस दिन से वो डेप्रिशिएशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस्तेमाल करें या ना करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहना चाह रहा है, अगर आप उस एसी को ला के अपने गैराज में रख दें, इस्तेमाल ना करें, फिट ना करवाएं, तो वो अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है ना। एक गैराज में एक एसी पड़ा, आप उसको किस तरह चलाएंगे, नहीं ना चला सकते, तो वो अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है। तो जो भी चीज़ जिस वक्त अवेलेबल फॉर यूज़ होती है उसकी डेप्रिसिएशन तब ही चार्ज होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करनी थी। बकाया जितने भी ये मेथड्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये मेथड्स स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ डिजिट मेथड्स जितने भी हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर का अख्ताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको जो है ना इस लेक्चर की भरपूर समझ लगी होगी, और इसको आप बुक से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।